अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखते हैं हम चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर को हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं एक जनरल सा आपको ओवरव्यू दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट होगा ओवरव्यू के साथ साथ कि आपने किस टॉपिक से क्या क्या लाइंस याद करनी है और कौन कौन सी लाइंस को याद करने की जरूरत नहीं है, या कौन कौन सा पैराग्राफ या कौन कौन सा पेज आपने याद नहीं करना। तो ये मैं आपको गाइड करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पेज से आपने नाइट्रोजन का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन याद करें कि इंट्रोडक्शन मतलब कि आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का पीरियोडिक टेबल में क्या इसकी लोकेशन है, ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। और ये एक कॉमन और जनरल चीज है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए नाइट्रोजन के अबाउट। इसके बाद आपने यहां से क्या याद करना है कि नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो नाइट्रोजन को दो तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि आप नाइट्रोजन को एयर से हासिल कर सकते हैं। कैसे? एयर को कूल करें, जब एयर कूल होगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, हम नाइट्रोजन को अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है। जबकि दूसरा तरीका है हमारे पास कि अमोनियम नाइट्राइट लें और उसको हम हीट करें। देखें, अमोनियम नाइट्राइट का सोल्यूशन लेना है, उसने लिखा हुआ है हीटिंग अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो ये देखें नीचे आप अगर देख रहे हैं तो इसको इसमें एक्वस लिखा हुआ है इसने। तो एक्वस का यही मतलब है कि ये वाटर में डिजोल्व किया हुआ है हमने। तो खैर यहाँ से हमने क्या करना है कि जस्ट ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट नहीं पढ़ना, इसको नाइट्राइट है ये, इसको हम हीट करेंगे तो इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हासिल हो सकती है। ये सिंबल जो ट्रायंगल बनी है ये हीट का सिंबल है। आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप हीट भी लिख सकते हैं। जबकि इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर कोई चीज आपको जो मैंने पहले बताई है जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह, ये चंद एक चीजें देख लें, सारा याद करने की जरूरत नहीं है। यहां से आपने, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा आपको रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन से। क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन इनर्ट क्यों है। ठीक है जी, वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। इसको अगर हम लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे, इसका आंसर क्या करना है। देखिए, आंसर में, आंसर को थोड़ा इलेबोरेट भी करना है, आप किसी की बुक से भी देख लेंगे उसको। लेकिन आप लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि आप आंसर को बिला वजह ऐसी चीजें याद कर लेते हैं जिनकी भी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अब की पॉइंट्स जो है ना वो छोड़ देते हैं। जो वो पॉइंट्स जो इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे उनको याद रखना सबसे पहले आपने। अब वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो मर्जी लिखें, लेकिन आपके आंसर में ये दो बातें होनी चाहिए। जो दो रीजंस हैं उसमें क्या है, सबसे पहले हाई बॉन्ड एनर्जी, आप इसमें लिख सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी के साथ लिख दें हाई बॉन्ड। ठीक है, हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऐसे लिख दें आप। और दूसरी रीजन ये है लैक ऑफ रिएक्टिविटी की, नॉन पोलैरिटी ऑफ इट्स बॉन्ड, नॉन पोलैरिटी ऑफ इट्स बॉन्ड्स। ठीक है जी, क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो ये दो रीजंस आपने जरूर लिखनी है। ये मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड इंथैल्पी प्लस 944 किलो जूल पर मोल है, इसका मतलब है ये बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी है। तो ये वर्ड आपने ये आगे लिखा भी हो इसमें, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है जी, ये आप लाइन ऐड कर दें, ये दो बातें ऐड कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहां से आपने करना है अमोनिया। अब अमोनिया, लेकिन अमोनिया हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं अमोनिया को। तो क्योंकि अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है तो इस वजह से इसको हम प्रिपेयर भी करते हैं। फिर अब किस तरह प्रिपेयर करेंगे इसको, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है हैबर प्रोसेस, हैबर सिंथेसिस भी कहते हैं इसको, और हैबर बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है हैबर बॉश प्रोसेस, ये याद करें। N2 और हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं और अमोनिया बन जाती है। जबकि इसका दूसरा मेथड जो प्रिपेयर करने का है वो ये नीचे लिखा हुआ है, जो कि इसके साथ ही होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये इसका जी दूसरा मेथड है अमोनिया को सिंथेसाइज करने का। अगर आप लोग इसको पहचानते हो तो आपने मैट्रिक में यूरिया की सिंथेसिस पढ़ी थी, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, अमोनिया नहीं, यूरिया सिंथेसिस पढ़ी थी, और वहां पर अमोनिया रिकवरी टावर था। वो वाला रिएक्शन सेम यही वाला था। ठीक है, तो इस वजह से ये अमोनिया को सिंथेसाइज करने के ये दो तरीके हैं। एक ऊपर लिखा हुआ है एलिमेंट से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट से, और दूसरा है
कि ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। अच्छा, अब इसके बाद ये प्रिपरेशन होगी, लेकिन ये दो टॉपिक्स के ऊपर रह गए हैं। बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि अमोनिया बेसिक है, उसका लॉजिक आपको देना पड़ेगा कि अमोनिया बेसिक है तो साबित करें। तो बेटा इसका ये है सबूत कि अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, इस वजह से अमोनिया क्या है, बेसिक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। यहां से दूसरा पॉइंट व्यू याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमोनिया इज अ वीक बेस। पहली बात कि अमोनिया बेस है, वो अलग से क्वेश्चन है। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि बेस तो है लेकिन ये वीक बेस है, तो इसको एक्सप्लेन करें। तो बेटा याद रखना है Kb की वैल्यू बहुत कम है, इसकी 10⁻⁻5 है, तो ये वेरी लो वैल्यू है इसकी Kb की। Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ बेसिस। तो क्योंकि ये लो बेसिसिटी कांस्टेंट है, इस वजह से ये क्या है, एक वीक बेस है। ठीक होगी बात, यहाँ से ये याद रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम। तो यहाँ पर लेकिन जो फिगर 12.2 में दो फिगर्स उसने बताई हैं, इस फिगर में दो स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन की हैं। एक है अमोनिया की, ये है अमोनिया। अमोनिया की ये शेप होती है पिरामिडल। ये मिक्स नहीं करना, इसलिए मैं दोनों को अलग-अलग कर देता हूँ। इसकी शेप होती है पिरामिडल। जबकि ये है अमोनियम, ये है अमोनियम। अमोनियम की शेप ये साथ ही इसके नीचे लिखी हुई है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग याद करें। और ये वो चीजें जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे तो ये बस देख लेंगे और आपको पेपर में जो है ना ड्रॉ हो जाएगी आपकी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप इसको पहले ड्रॉ कर लें। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये जो बॉन्ड जिसके डिफरेंट टाइप के बने हुए हैं, आप नोट कर रहे होंगे। ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक में ये मैं बताऊंगा। ये इसको हम कहते हैं डॉट वेज, और इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। मैं लिख के बताता हूँ आपको। इसको हम कहते हैं डॉट वेज। ठीक है, ये हम लगाते हैं जब हमने बताना होना कि बॉन्ड जो है ना ये पीछे की तरफ जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है ना मॉलिक्यूल। जबकि ये इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज, इसका मतलब होता है कि ये बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड अस। जबकि ये जो लाइन है जो किसी तरफ नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ये प्लेन में है, ना ये बैकवर्ड जा रही है, ना ये हमारी तरफ बढ़ रही है, बल्कि ये प्लेन में है। ठीक है, तो ये इसमें भी एक ये पॉइंट है ताकि आपको ये पता हो। लेकिन आप इसको सिंपल सीधा सीधा बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, यहां से स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये AB4 टाइप है, ये भी AB4 टाइप है। लेकिन ये जो अमोनिया है ये वाला, ये है AB4 विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। जबकि जो अमोनियम है इसमें चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें लोन पेयर कोई नहीं होता। ठीक है, इसमें लोन पेयर बनाना जरूरी है और इसमें पॉजिटिव चार्ज बनाना जरूरी है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये मैं बता चुका हूं, अगर आपने सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को सारा प्रिपेयर करना है तो ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन सेम, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई। लेकिन अगर याद ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अगर करना चाहें तो ये स्ट्रक्चर की जो है ना ये प्रैक्टिस कर लें आप, और इसमें कलर्स वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं होती, और इसकी प्रैक्टिस करना कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहां से आपने इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है देखें। यहां से क्वेश्चन आपको आएगा, आपको फार्मूला गिवन होगा, जैसे N2O मैं फार्मूला दूंगा और आपको उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। वो मैं 1 दूं, 2 दूं या 3 मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल ऑक्साइड दूं नाइट्रोजन के, तो आपने ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना है। प्रॉपर्टीज और यूजेस आपको पता है कि डेफिनेटली ये चीजें लिखी हुई हैं तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज आप स्किप कर जाते हैं मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे, यूजेस को भी याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से स्ट्रक्चर जो है ना वो आप छोड़ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लें तमाम ऑक्साइड्स की। ये आपको बाय नेम भी आने चाहिए
और आपको इनका फार्मूला भी आना चाहिए। ये जरा मुश्किल काम है, लेकिन ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से एक छोटा सा उन्होंने एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया खामोशी से, बगैर कुछ बताए, बगैर कोई एक्सप्लेनेशन लिखे हुए। इसको भी आप लाजमी करें। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है बेसिकली, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि हम दो ऑक्साइड जो हैं उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? N2O को अगर हम कूल करेंगे तो वो N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कलरलेस होती है, तो ये ब्राउन कलर जो है ना ये खत्म हो जाता है, तो कलरलेस हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम इस गैस को हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है हीट करने से, तो इससे पता चल जाता है कि N2O4 जो है वो कन्वर्ट होने लग गई है NO2 में। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद करना है आप, इंटर कन्वर्जन इनकी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये मैं चैप्टर 14 जो हमारा है उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, लेकिन यहाँ पर जस्ट इतना बताऊंगा कि सोर्सेज दो तरह के होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड। तो ये दोनों याद करें। तो यहाँ से और कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिखा भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, वो हम इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको। ये पैन फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, रोल ऑफ NO और NO2 बताना है, स्मोक और पैन फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मोक क्या होती है, फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, स्मोक दो तरह की होती है, फोटोकेमिकल और दूसरी होती है क्लासिकल या लंदन स्मोक भी कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट कंटेन्स फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट सच एज NO2, ओजोन और पैन। और एक और चीज होती है यहाँ पर, और वो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये चार चीजें आपने याद करनी। बल्कि यहाँ पर एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, सनलाइट। सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट होगी तो रिएक्शन होगा। अच्छा, अब इसके बाद जहां से रिएक्शन याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिएक्शन नहीं करते तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा आपका। तो पहले ये रिएक्शन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और इससे NO2 NO बनता है। अच्छा, ये रिएक्शन देखने में बड़ा हमें लग रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएं और उससे NO बन जाए, लेकिन इस बात को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो नाइट्रोजन 78% होती है एयर में और ऑक्सीजन 21% होती है। अगर ये रिएक्शन इतना ही आसान हो तो ये तो फिर एयर में रिएक्शन होता रहे और NO बनती हो, बहुत ज्यादा बनती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इस रिएक्शन के लिए बहुत हार्श कंडीशंस चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, जो कि इंजन में होती है, गाड़ियों के इंजन में, या जब बिजली चमकती है। ठीक है, बारिश का मौसम होता है तो बिजली चमकती है, तो तब ये रिएक्शन हो सकता है। खैर, अब दूसरा है कि जब NO बन जाती है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन होकर वो NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये NO2 जो है ना, ये एयर में हर टाइम मौजूद होती है। जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो जब भी हमें एटॉमिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये रिएक्शन होता है, जिससे एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हमने प्रिपेयर करना होता है ओजोन। तो ओजोन को प्रिपेयर करने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, आप देख सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए O2 तो एयर में होगी, एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए जो, और वो कौन प्रोवाइड करेगा हमें? NO2। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सनलाइट है, आप इसकी जगह सनलाइट भी लिख सकते हैं और HV भी लिख सकते हैं। बेसिकली V नहीं होता, ये म्यू होता है। ठीक है, न्यू होता है। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। वेव्स है ना, लाइट वेव्स हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट का सिंबल होता है। फिजिक्स में आप फ्रीक्वेंसी को F से लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको V लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके। अच्छा, अब ये लास्ट रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन। अब जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक, ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए नीचे गैस भी लिखा हुआ है उसमें। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वोलाटाइल है। ओजोन इसकी ऑक्सीडेशन करता है और इन मैनी स्टेप्स उससे फाइनली क्या बन जाता है? पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट, जो यहाँ पर हमने लिखा था पैन, ये बन जाता है। ठीक है, आपको सिंपली पैन फॉर्मेशन भी आ सकता है, तो पैन फॉर्मेशन आ जाए तो आप ओनली रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शंस याद करें यहाँ से। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए यहाँ से। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये जो आपने ऊपर पढ़ा है इसका, ये इसको प्रैक्टिस कर लें।
और peroxyethyl इसको पढ़ भी लें, यहाँ से कुछ खास नहीं लिखा होगा, तो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो चीज़ें आपने यहाँ से याद करनी है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है नीचे एक्सप्लेन किया, मैकेनिज्म ऑफ पैन फॉर्मेशन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और ये याद ऐसे नहीं हो जाएगा कि देख लें और बस याद हो जाए, इसको आपको 3 4 5 दफा लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, अदरवाइज ये याद नहीं होगा। ठीक है, इसको स्टार्ट आप यहाँ से करें, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट करें, फिर इधर आए, इस तरफ से चलते चलते इस तरफ को आए, और फिर यहाँ से मूव करें। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये आ सकता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है कि ये हार्मफुल गैसेस जो इंजन से रिलीज हो सकती हैं, उसको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ताकि क्योंकि इतनी ज्यादा व्हीकल्स होती हैं, अगर सबसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, हमारे इन्वायरमेंट में आएगी, तो ये तो बड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से ये एक तरफ से हार्मफुल गैसेस एंटर होती हैं और उसके अंदर रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से ये हार्मफुल गैसेस लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें दो चीजें याद करनी है बस आपने। एक ये याद करनी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा आपने करना है कि इसका फंक्शन क्या है। हाँ, तीसरा आप कह लें कि इसमें रिएक्शन है। रिएक्शन यही है कि जो आपने काम बताना है ना, वो काम होता कैसे है, तो रिएक्शन है। या तीसरी चीज कह लें, या आप उसी में जो सेकंड है इसका फंक्शन है, उसी में एडजस्ट कर लें इसको। तो यहाँ से ये दो चीजें याद करें। देखिए, रिडक्शन से भी हम करते हैं, NO और CO दोनों ही हार्मफुल होते हैं, इसको N2 और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन से भी हम इनको करते हैं, देखिए CO2 में कन्वर्ट हो गई है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं CO2 में। आपको पता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है स्मोक फॉर्मेशन कर सकते हैं। CO वैसे बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर तो सफोकेशन, दम घुटता है, और उससे मौत वाकया भी हो सकती है अगर ये ज्यादा देर के लिए रहे। NO जो है ये भी स्मोक बनाने में हेल्प कर सकती है, तो इस वजह से ये सारी खतरनाक है। तो इनको हम लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से ये याद करें। नेक्स्ट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में आप दोनों तरफ के डिफरेंस एज अ डिफरेंस भी याद कर लें इसको, कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इसके 4 4 स्टेप्स लिखे हुए दोनों तरफ, याद करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। अगर आपको किसी टॉपिक को डिटेल में समझना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से सल्फर में भी सेम उसी तरह आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको कि सल्फर जो है इसका पीरियोडिक टेबल में क्या लोकेशन है, ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी चीजें ये तो वैसे भी जनरली भी पता होनी चाहिए हमें। इसके अलावा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ सल्फर में देखेंगे, सल्फर जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से अब देखते हैं हम जरा, सल्फर जो है ये F8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सल्फर एटम आपस में बॉन्ड बनाते जाते हैं, जिसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको कि कैटिनेशन टर्म यूज करते हैं इसके लिए। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, साइक्लो ऑक्टा सल्फर। ठीक है, स्ट्रक्चर सॉरी इसकी है, शेप कह ले, स्ट्रक्चर कह ले, वो है क्राउन मॉलिक्यूल, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, जैसे ताज होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर। तो यहां से आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कैसे, ये बड़ी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अगर आपको किसी टॉपिक को स्पेसिफिकली डिटेल में समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में बता दें, मैं आपको उसको अलग से वीडियो बना लूंगा उसकी, या मैं अलग से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब देखते हैं कि यहां से सल्फर की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी भी याद करें कि किन कंडीशंस पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। ठीक है,
किन पीएच पर, लो पीएच पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, हाई पीएच पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली, काइनेटिकली, नेचर ऑफ कंपाउंड पे भी ये चीज डिपेंड करती है और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपने इस तरीके से ये सारे करना है आपने, मतलब मैं कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा, ये सारे करना है। हाँ, रिएक्शन ऑफ सल्फर में आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। वो क्या, ये है सल्फर की कंबस्टन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फर बर्न्स इन एयर। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन कह लें, इसको इसकी बर्निंग कह लें। तो ये बनता है SO2 बनता है, फिर SO2 को फर्दर अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो किस चला जाता है, SO3 में चला जाता है। ये तो इसका एक जनरल रिएक्शन है कि इसकी ऑक्सीडेशन ऐसे हो सकती है। लेकिन सल्फर को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है, सॉरी इस ये NO2 में नहीं, इस करता है इसको H2SO4 में। ठीक है, तो अब ये वाला रिएक्शन आपको किस तरीके से आएगा, ये रिएक्शन आपको इस तरीके से आ सकता है कि वो रिएक्शन बताएं जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, या वो रिएक्शन दें जिसमें सल्फर एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है आपने, सल्फर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में लिखा हुआ है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स के साथ सल्फर कैसे रिएक्ट करता है, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे रिएक्शन है, ये याद करें। नीचे जो लिखा हुआ है कि सल्फर को यूज कर सकते हैं हम साइनाइड ग्रुप को थायोसाइनेट ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोट करें लिक्विड सल्फर यूज की हुई है, यहाँ पर हीट करें तो ये CN ग्रुप होता है बेसिकली, तो CN को SCN में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसकी मदद। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है कि आपने सल्फर का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करना है। तो सल्फर जो है ये फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, और इससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी और यूजेस लिखे हुए हैं। सल्फर की बात बस एक ही है कि सल्फर किस तरह से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ज्यादा यहाँ पर जो बातें लिखी है ना वो ये है कि जो बनने वाले जो कंपाउंड्स है वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि ये रेड लिक्विड होता है। ठीक है, ये इंसुलेटर गैस होती है वगैरह वगैरह, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है यहाँ। यूजेस ऑफ सल्फर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। वुल्कनाइजेशन जो है ये शॉर्ट आ सकता है, एज अ फर्टिलाइजर ये शॉर्ट आ सकता है, गन पाउडर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और ये बड़ा अच्छा MCQ भी है। और अगर इन सबको मिला दें तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। बाकी ये चैप्टर यहाँ तक ही है, इसके बाद आपने ALP के अकॉर्डिंग, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अलावा और कुछ नहीं करना इस चैप्टर से।